नमस्कार, मैं श्वेता वर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और अपनी दिनचर्या में व्यस्त होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया चर्चा का विषय। जैसा कि मैं बच्चों की जब उत्तर पुस्तिकाएं जांचती हूँ या जब मैं कक्षा लेती हूँ तो बच्चे मुझसे कई तरह के सवाल करते हैं कि मैम आधे क श आधे क श श त्र श का प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। जब मैं उनका लेख लेती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे जब श्र के शब्द होते हैं तो वो आधे श र लिखते हैं या उन्हें इसमें और उसमें भ्रांति उत्पन्न होती, वे समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ पर श आएगा तालव्य श, कहाँ पर श आएगा मूर्धन्य श। तो आज मैं आपके लिए इसी आपकी भ्रांति को दूर करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ और आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपके डाउट्स खत्म होंगे, तभी आप समझ पाएंगे। अगर आप वीडियो को छोड़ कर देखेंगे या शुरू में या अंत में देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक एक ही प्रभाव में एकाग्रचित्त होकर ज़रूर देखिए, तभी आपकी समस्या खत्म होगी और आप इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आधा क और श का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए ये है श, जिसे हम बोलते हैं तालव्य श। मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है जिसमें श, श और स का उच्चारण कैसे किया जाता है और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा तो आपको एक तो पता चलेगा कि कहाँ पर कैसे उच्चारण इन श, श, स का किया जाता है। तो देखिए इसका आधे क और श का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ये प्रयोग किया जाता है जो उर्दू के शब्द होते हैं, जो विदेशी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं। आधे क और श के प्रयोग उन्हीं शब्दों में किया जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए नक्शा और रिक्शा। नक्शा और रिक्शा दोनों ही उर्दू शब्द हैं। इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं कि नक्शा, इस तरीके से नहीं लिख सकते, इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते, क्योंकि श जो है ये उर्दू का शब्द नहीं है, ये श का प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब मैं जब बच्चों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करती हूँ तो मैं देखती हूँ अगर मैंने विश्राम बोला या परिश्रम बोला, कुछ बच्चे, अधिकतर बच्चे बल्कि इस तरीके से लिखते हैं श र म, क्योंकि इससे जो ध्वनि आ रही है श्र से, श और र की ध्वनि आ रही है, तब बच्चे इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन ये इसका प्रयोग जो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है, यह एक संस्कृत निष्ठ शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया गया है, इसके लिए हिंदी ने निर्धारित किया है श्र। ये श्र का है संयुक्त व्यंजन है, श और र को मिलाकर बनता है श। तो जहाँ पर भी श और र की ध्वनि आती है वहाँ पर हम इस वाले श्र का प्रयोग करते हैं और इस वाले श्र का श्र से श्रमिक का प्रयोग संस्कृत निष्ठ शब्दों में किया जाता है, जो कि तत्सम के शब्द होते हैं, उसमें हम श्र का प्रयोग करते हैं। आप जैसे विश्व आता है श, आप लिख सकते हैं ऐसे, विश्वास आता है आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जहाँ पर श र की ध्वनि आएगी वहाँ पर हम श्र का ही प्रयोग करेंगे। श्रीमान, जैसे विश्राम, परिश्रम, श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, और अब देखिए श्रृंगार और श्रृंखला। फिर आप कहेंगे मैम इसको हम इस प्रकार से क्यों नहीं लिखते हैं कि श्र पर हम ई की मात्रा लगाएं, श्रृंगार, इस पर हम ई की मात्रा इसलिए नहीं लगा सकते, या आप कहेंगे इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं श्रृंखला, इसको हम इस तरह से इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ में जो ध्वनि आ रही है श्रृंखला, श्रृंगार, अंग की ध्वनि आ रही है, अनुस्वार की ध्वनि आ रही है। तो जब भी श्रृंगार, श्रृंखला, इनमें अनुस्वार की ध्वनि आती है
तब हम इसके साथ, इसमें क्या है, इसमें श जो री की ध्वनि है, श्री, ये री की मात्रा है, तो यहाँ पर ध्वनि अनुस्वार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम री की मात्रा लगाएंगे और ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। अगर ये होता श्रीगार, श्रीगार, तब हम ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार की ध्वनि आ रही है, श्रृंगार, इसलिए हम यहाँ पर नीचे री की मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे। श्रृंखला, श्रृंखला, तो इसलिए हम यहाँ पर नीचे री की मात्रा और अनुस्वार लगाएंगे। अगर अनुस्वार की ध्वनि नहीं आएगी तब हम छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करके शब्द बना सकते हैं, परंतु यहाँ पर री की मात्रा तभी आएगी जब शब्द में अनुस्वार की ध्वनि आएगी। अब देखिए श, श से क्षत्रिय, इसके लिए जो शब्द निर्धारित किया गया है एक क और श। बच्चे अगर हम जैसे बोल रहे क्षमा, तो बच्चे क्या करते हैं कई बार, या क्षत्रिय, क्षमा, क्षत्रिय, इस तरह भी लिख देते हैं, लेकिन ये जो है श, आधा का और श को जोड़ने से श से क्षत्रिय बना है, ये संयुक्त व्यंजन है, इनको जोड़ने से छ से क्षत्रिय बना है। तो जब भी इसकी ध्वनि आएगी तब हम वहाँ पर श से क्षत्रिय का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा में इस शब्द, इससे आधा का और श से कोई भी शब्द नहीं बनता है। ये देखिए नक्ष, मोक्ष, चक्षु, अक्षर, क्षत्रिय, क्षमा, भक्षण, वृक्ष, दक्षिणा, ये भी संस्कृत निष्ठ शब्द है, तत्सम के शब्द है। छ, इसका प्रयोग भी संस्कृत निष्ठ शब्दों में किया जाता है क्योंकि ये भी तत्सम का शब्द है। इसे मिलाकर हिंदी में छ शब्द निर्धारित किया गया है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। क, आदर्शा से कोई भी शब्द नहीं बनेगा, जहाँ पर इसकी ध्वनि आएगी वहाँ हम छ से क्षत्रिय का प्रयोग करके शब्द बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से आता है त्र, त्र कैसे बना, त और र के जोड़ से त्र बना। तो इससे देखिए मित्र, कई बार करते हैं बच्चे इस तरीके से लिख देते हैं मित्र, लेकिन ये मित्र हो जाएगा। तो इसके लिए त और र को जोड़कर हिंदी भाषा में त्र व्यंजन निर्धारित किया गया है, इसलिए जब मित्र त और र की ध्वनि आएगी तब हम त्र अपने मूल रूप में लिखेंगे, मित्र, पत्र, त्रिशूल। तो उम्मीद करती हूँ कि यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क और श विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हुए, तो इसका प्रयोग उर्दू भाषा के शब्दों के साथ किया जाता है। क और श का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता है हिंदी भाषा में, क्योंकि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसके लिए हिंदी भाषा में छ क्षत्रिय व्यंजन निर्धारित किया गया है, तो इसी का प्रयोग करते हैं, वही तत्सम के शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। श्र, श्र, श और र को जोड़ने से श्र बना है, तो जब भी हम श्र की ध्वनि आएगी हम यहाँ पर विश्राम, परिश्रम, श्रम, श्रमिक, श्रीमान, श्रीमती, श्रृंगार, श्रृंखला, श्र के साथ में री की मात्रा जब लगेगी, जब शब्द में अनुस्वार की ध्वनि आएगी तब हम री की मात्रा का प्रयोग करते हैं। मित्र, इसमें भी त और र की ध्वनि है, तो त और र को जोड़ने से त्र शब्द बनता है। तो जब भी त्र की ध्वनि आएगी तब हम त्र अपने मूल रूप में रहेगा, मित्र, पत्र, त्रिशूल। अब आप कहेंगे कि मैम ये कैसे पता चलेगा कि उर्दू का शब्द है या संस्कृत निष्ठ शब्द है? ये पता चलेगा लगातार आपको पुस्तकें पढ़ने से। जितनी आप पुस्तकें पढ़ते जाएंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी, क्योंकि भाषा जो है वो एक दिन के पढ़ने से नहीं आती। जब तक आप निरंतर अपनी किताबें नहीं पढ़ेंगे, जैसे जैसे किताबें पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होती जाती है, शब्दावली आपकी सुधरती जाती है और आपको धीरे धीरे पता लग जाता है कि ये पुर्तगाली का शब्द है या ये उर्दू का शब्द है, कौन सा विदेशी शब्द है, कौन सा देशज शब्द है, कौन सा संस्कृत का शब्द है। तो इसलिए हमेशा मैं यही कहती हूँ कि किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपकी शब्दावली सुधरे और उसमें आपकी बढ़ोतरी हो।
तो अगर मेरी वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी हो, इससे अगर आपने कुछ सीखा हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और दूसरों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, जिससे मैं आगे आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाती हूँ। नमस्कार।